से दोस्तों आप सभी का लॉ सीखो के थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से जो पहला आर्टिकल है, जो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, एक अनाउंसमेंट किया है कि वो महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाएंगी। तो उसी को लेकर एक और आज पर्सपेक्टिव दिया गया है इस आर्टिकल में कि एक और पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कैसे हो सकता है, ये हमारी जो हाशिए की कम्युनिटी है, दलित है, आदिवासी है, इन समुदायों पर भी ये कैसे प्रभाव डाल सकता है लॉन्ग टर्म में। जो दो हाँ आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो मुलगांवकर सिद्धांत जो दिए गए थे कंटेम्प्ट केस में, जो मुलगांवकर प्रिंसिपल्स ये हम कहते हैं उनके बारे में बात करता है, और जो प्रशांत भूषण के केस में इनका कहाँ कहाँ जिक्र हुआ उसकी भी बात ये करता है। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश ये लॉ सिको का इनिशिएटिव है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने के पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस है, आप देख सकते हैं। उसके साथ एक जो कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए है। इसकी जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उसके अलावा भी ये और कुछ कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस आप लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू जो है वो है कि इनमें से कौन सा जो थम्बी महोत्सव 2020 है उसका ऑफिशियल मैस्कॉट है, जिसे हम आधिकारिक शुभांकर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है शेरा, ऑप्शन बी है स्टम्पी, ऑप्शन सी है पेंटालू, या ऑप्शन डी भूल। आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णात्मक प्रश्न है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहते हैं वो ये है कि मुलगांवकर सिद्धांत या मुलगांवकर प्रिंसिपल के प्रकाश में न्यायालयों के अवमानना क्षेत्र अधिकार, जिसे हम कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, जो सरकार ने एक निर्णय दिया है, एक अनाउंसमेंट किया है, एक घोषणा की है कि अब उम्र जो है वो लड़कियों की, महिलाओं की 18 के बढ़ा के 21 कर दी जाएंगी। उसका जो दलित और आदिवासी समुदाय है, उसके अलावा जो हाशिए के, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हम जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। तो राइटर ने इसकी बात करी गई है कि ये कहीं ना कहीं एक क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा देगा, ये उनपे एक अतिरिक्त भार डालेगा और चीजें सही होने की वजह चीजें और बिगड़ने की अभी खतरा है। तो देखते हैं किन कारणों के कारण राइटर ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो उनमें से जो पहला कारण है वो है लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड एज ऑफ मैरिज। तो सबसे पहला बिंदु हम यही देखते हैं कि एजुकेशन और जो शादी की उम्र है उनमें उनमें किस प्रकार का एक संबंध है। तो राइटर ये कहते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ है उसके अनुसार एजुकेशन लेवल इम्पैक्ट डिलेड एज ऑफ मैरिज। अगर एजुकेशन लेवल अच्छा होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो शादी की उम्र है उसमें एक देरी देखने को मिलती है। जो अर्ली मैरिज या जो चाइल्ड मैरिज होती है, बाल विवाह होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। उसके साथ में जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2018 की जो एक रिपोर्ट है उसने भी इस चीज के बारे में निर्देशित बताया है कि जहाँ एजुकेशन अच्छा है बच्चे का या लड़कियों में, वहां पे शादी की उम्र ऑटोमेटिक उसमें जो एक एवरेज उम्र होती है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं होता है। तो राइटर ये सुझा रहे हैं इसमें कि कहीं ना कहीं जो हमारे जेंडर आधारित या जो कास्ट आधारित, जिन्हें लिंग आधारित और जाति का आधारित हम कहते हैं, जो एक विषमता है उसको कम करने की जरूरत है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा कारण बताया गया है कि अगर हम आय के या हम संपत्ति के आधार पे वर्गीकृत करें हमारे समाज को, तो जो सबसे निचला तबका है उस निचले तबके में ये देखने को मिलता है कि जो एसटी समुदाय है उस वो 45% इस निचले तबके में आता है, और करीब 26% जो एससी समुदाय है, जो शेड्यूल कास्ट है, वो इस निचले तबके में आती है। और ये एक मुख्य कारण है कि हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे लड़कियों की चाइल्ड मैरिज होती है, वहाँ पे लड़कियों का बाल विवाह होता है, क्योंकि वेल्थ, संपत्ति कहीं ना कहीं आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करती है, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक बहुत बड़ा रोल निभाती है
शादी की उम्र क्या होनी चाहिए लड़की की होती है उसमें। उसके बाद में एक स्कूलिंग डेटा की बात करी, इसमें फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है उसका जिक्र किया गया है कि एक स्टडी की गई, उसमें ये देखा गया कि जो 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनके बारे में एक स्टडी की गई, तो ये डेटा से ये सामने आया कि 42% एसटी और 33% जो एससी महिलाएं हैं, लड़की है, वो कभी स्कूल गए ही नहीं। तो आपको इस सर्वे से एक चीज एक डेटा ये पता चलता है, एक निष्कर्ष ये पता चलता है कि जहां पर आपको काम करने की जरूरत है वो ये दो मुख्य समुदाय है जिनका काफी अ, खराब कंडीशन है अभी की वास्तविकता को हम देखें तो। उसके अलावा अगर एक और चीज हम ये देखें तो शादी के कारण जो स्कूल छूटने, जो कहते हैं कि ड्रॉप आउट हो गया शादी के कारण, एक बड़ा कारण है शादी ड्रॉप आउट के लिए, तो इसको खारिज करते हुए उन्होंने एक और डेटा रखा है कि 18% जो गांवों में रहने वाली लड़कियां हैं, सॉरी, जो गांवों में रहने वाली 6 से 17 साल की उम्र के बीच की जो लड़कियां हैं, उनमें केवल 8% ही ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के कारण जिनका स्कूल ड्रॉप आउट होता है। तो कहाँ तक शादी एक कोरिलेशन है कि शादी की उम्र बढ़ाने से क्या स्कूली शिक्षा में भी सुधार होगा, या स्कूली शिक्षा में सुधार करने से शादी की उम्र में सुधार होगा। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो जो चौथा तर्क दिया है, जो चौथा कारण दिया है, वो ये है कि सन 2005 से लेकर 2016 तक एक स्टडी की गई। उसमें उस स्टडी में ये था कि 15 से 19 साल के बीच में जो लड़कियों की शादी होती है उसमें सुधार हुआ है या उसमें कैसे कि उसमें कुछ कमी आई है। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स और उसके साथ में एनजीओ यंग लाइफ जो है, उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया, तो उसमें ये पता चला कि जहां पर पहले करीब साढ़े 26% इस आयु वर्ग के बीच की लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो घट के अब करीब 12% से भी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इस बीच आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, सर्व शिक्षा अभियान को और बढ़ावा मिला। तो शिक्षा के कारण कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड मैरिज है इसमें कमी आई है। तो आपने देखा कि पिछला जो एक पॉइंट था, पहले बताया कि सरकार ने जिस तरीके से कंक्लूड करा कि कहीं ना कहीं मैरिज से ड्रॉप आउट होता है, लेकिन यहाँ पे राइटर ने बताया है कि कैसे शादी की उम्र में जो प्रभाव है वो शिक्षा अगर आप अच्छी दोगे तो उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा, और ये इस तरीके की स्थिति जो है चाइल्ड मैरिज की वो हमको देखने को कम मिलेंगी। उसके साथ में ये बात भी कहा गई है राइटर ने कि जो एस टी एस सी समुदाय है, इन समुदाय से आने वाले जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ केयर की जो स्थिति है वो काफी हद तक खराब है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करती है। उसके साथ में जो हमारा 18th लॉ कमीशन का जो एक रिपोर्ट था, उसने तो ये कहा कि हमको एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, एक समानता लानी चाहिए। ठीक है, इसी समानता की बात करते हुए सरकार कह रही है कि हम 21 साल उम्र दोनों के लिए कर देंगे, लेकिन जो 18th लॉ कमीशन रिपोर्ट का एक सुझाव था कि 18 साल की उम्र दोनों के लिए ही कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पुरुषों की शादी कर, जो लड़कों की शादी करने की उम्र है वो 21 से घटा के अब 18 कर देनी चाहिए। उसके अलावा भी जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, जो कि 2003 जो निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जो कमेटी को ये भार दिया गया कि वो सारे हमारे क्रिमिनल लॉ को सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस को वापस रिव्यू करे और एक विस्तृत रिपोर्ट लाए। तो उनकी रिपोर्ट में, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो शादी की कंसेंट की उम्र है वो 16 साल कर देनी चाहिए। अब ये 16 साल क्यों कर देनी चाहिए हम आगे देखते हैं। तो एक छोटा सा हम लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, और ये जो हमारे विषय लगातार चलते आ रहा है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे यहाँ पर कानून है। तो जो पहला हमारा कानून है वो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, वो ये कहता है कि पुरुषों की शादी की जो आयु है वो 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष होनी चाहिए, और अगर उनके माता पिता इस आयु से कम आयु में उनकी शादी करते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज होगा और उन्हें 2 साल की
सजा होगी। ठीक है, ये कानून ये प्रावधान निर्धारित करता है। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ठीक है, उसमें एक चीज ये कही गई है कि 18 वर्ष से कम कोई लड़की है और किसी भी प्रकार की अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो हेल्थ केयर के सामने ऐसा कोई प्रकरण आता है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित सलाह के लिए, और हेल्थ वर्कर को ये पता चलता है कि वो 18 वर्ष से कम है और वो सेक्सुअली कहीं ना कहीं एक्टिव है, तो उनको इमीडिएटली पुलिस को इस चीज का, या जो हमारा न्यायिक प्रणाली है उनको इस बारे में सूचित करना जरूरी है, हेल्थ वर्कर्स को। तो अब यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि अगर ऐसा होता है तो ये उम्र अब 21 कर दी जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि यहाँ पे पॉस्को में जो 18 वर्ष की आयु है इसको भी 21 कर दिया जाएगा, शादी की उम्र बढ़ेगी तो। अब जो 18 से 21 वर्ष की आयु में जो हेल्थ वर्कर के पास में जो वो लड़की, जो वो महिला जाती थी, अब वो नहीं जाया करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्थ वर्कर को रिपोर्ट करना जरूरी है पुलिस को। तो कहीं ना कहीं इससे अननेसेसरी एक क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो और हमने आर्टिकल से ये भी जाना कि किस प्रकार से दलित और जो आदिवासी समुदाय है उनमें चाइल्ड मैरिज ज्यादा देखने को मिलती है, और उसका कारण ये है कि वहां पर एजुकेशन उस स्तर का नहीं है। जहाँ पे अपने राइट टू एजुकेशन लाया, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा दिया, वहां पे ये चाइल्ड मैरिज में एक कमी आई। तो कहीं ना कहीं ये एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पे जरूरत है कि हम एक वेलफेयर स्कीम लाए, हम एजुकेशन को और अच्छा करें, खासकर लड़कियों के संबंध में। अगर आपको लड़कियों के स्वास्थ्य की, उनके आगे बढ़ने, तो अगर आपको सच में काम करना है तो आप इन क्षेत्रों में काम करें, आप उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाए, एजुकेशन को और उनका अच्छा करें, जिससे कहीं ना कहीं ये चाइल्ड मैरिज में कमी आएगी ही। और जो डेटा हमारे सामने रखा गया है उससे भी हमको ये जानने को मिलता है कि इसमें सुधार आया हुआ है। तो चलिए, आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो जो हमारे मुलगांवकर जो प्रिंसिपल है उनके बारे में, मुलगांवकर सिद्धांत थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रशांत भूषण का जो केस था उनमें प्रशांत भूषण के वकील ने मुलगांवकर प्रिंसिपल की बात करी थी और इस पर काफी जोर दिया था कि जो एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कोर्ट के द्वारा वो इसमें पालन होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये मुलगांवकर प्रिंसिपल क्या है। मुलगांवकर प्रिंसिपल जो दिए गए थे, जो मुलगांवकर सिद्धांत दिए गए थे न्यायालय के द्वारा, वो एस मुलगांवकर वजेस यूनियन सॉरी वजिस अननोन करके ये केस लॉ है। एक केस का नाम है जो 1978 में हुआ था, उसमें दिए गए थे। अब उसके अलावा इस जो केस था उसमें 3 जजेस की खंडपीठ था, 3 जजेस का बेंच था इसमें, जिसमें 2:1 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया गया। तो इसमें जो जजेस थे वो जजेस आपको जान लेना जरूरी है। इसमें 3 जो जजेस थे वो तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम एच बेग, उसके अलावा जस्टिस कृष्णा अय्यर और पी कैलासम इसमें जजेस थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोसेस कंटेम्प्ट का इनिशिएट हुआ था। तो इसी को लेकर इस जजमेंट, इस केस में ये कुछ प्रिंसिपल्स आए थे। थोड़ा सा और हम इसका थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1978 का जैसा आपको टाइम पता है, इमरजेंसी के पास का, इमरजेंसी का वो दौर लगा हुआ था। उस वक्त हेबिस कॉर्पस केस आया था जिसमें ये माना गया था कि आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ, वो भी सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी के दौर में। तो इसी के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा गया था एजी नूरानी के द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस में, जिस जो हेबियस कॉर्पस केस को लेकर जो प्रतिक्रिया थी इस आर्टिकल में, उस आर्टिकल पे कहीं ना कहीं एक आपत्ति दी गई। और उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने रजिस्ट्रार को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो कहीं ना वो एडिटर जो है इंडियन एक्सप्रेस के, उनको ये कहे कि इसे एक माफीनामा पब्लिश करे, या जो आपने ये जो आर्टिकल चलाया है इसको आप वापस ले, कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करें अपनी इस भूल को। तो यहाँ पर जो द इंडियन एक्सप्रेस के उस समय के जो एडिटर थे वो एस मुलगांवकर थे, इसलिए इस केस का नाम एस मुलगांवकर है। उन्होंने ऐसा करने का मना कर दिया और उन्होंने जितनी भी उनके पास में सामग्री थी वो सब पेपर में पब्लिश कर दी। और उन्होंने कह दिया कि मैं अब
ये लोगों पे छोड़ देता हूँ कि वो इसके बारे में एक अपना निर्णय ले कि ये जो मैंने करा वो सही है कि नहीं सही है। तो जो पहला बिंदु है वो कहता है कि वाइस इकोनॉमी यूज होना चाहिए। जो कंटेम्प्ट का ये जो जुरिस्डिक्शन है, जो अवमानना का क्षेत्र अधिकार है कोर्ट का, वो बड़े वाइसली, बड़े सूझबूझ के साथ में कोर्ट ने यूज करना चाहिए। ये एक पहले से प्रेसिडेंट से सेट था जिसमें जस्टिस कैलासम जो इस मुलगांवकर केस में भी जज बने थे, और उसके अलावा एन जस्टिस एन ऊंटवाला जो थे, उन्होंने ये प्रीवियस एक जजमेंट हुआ था, उनमें उन्होंने ये कहा था कि वाइस इकोनॉमी यूज होना चाहिए कंटेम्प्ट पावर का जो कोर्ट के पास में है। तो इसकी और वापस बात दोहराई गई। उसके अलावा जो दूसरा बिंदु था वो ये था कि न्यायिक प्रक्रिया अगर बाधित हो रही है तो हम इसे कंटेम्प्ट मानेंगे। अदरवाइज अगर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है जो वो बाधित नहीं होती, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो हम इसको कंटेम्प्ट नहीं मान सकते और यहाँ पर सजा देना सही नहीं होगा। उसके अलावा जो तीसरी बात की गई वो ये की गई कि कोर्ट को थोड़ा उदारवादी रवैया दिखाना चाहिए, और जो छोटी मोटी बात होती है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। एक बहुत अच्छे से यूज की गई है, द डॉग्स में बार्क द कारवान विल पास, मतलब कुत्ते भौंकते रहेंगे पर आपका जो जलसा है वो आपका वैसे ही चलना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा बिंदु इसमें बताया गया वो ये था कि कहीं ना कहीं कोर्ट को एक सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। आपकी आलोचनाएं होती रहेगी, लेकिन इन आलोचनाओं के होते हुए भी आपको एक सामंजस्य बिठा के अपना कर्तव्य, अपना कार्य करते रहना है। तो ये कुछ बिंदु थे मुलगांवकर प्रिंसिपल के, आप जाके इसे जरूर एक बार देखिए। चलिए, तो आज का न्यूज एंड फ्लैश है वो समाचार जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उनमें से जो हमारा पहला है वो ये कि जो कैरी म्यूजियम था, जो उससे पहला चोरा चर्च कहा करते थे, वो अब एक मस्जिद के रूप में बदल दिया जाएगा। इससे पहले हया सोफिया का भी केस हुआ था। हया सोफिया भी एक म्यूजियम था जिसे मस्जिद में बदल देने की बात की गई थी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जब ओटोमन एम्पायर ने जब कॉन्स्टेंटिनोपोल जीता था, तो उसके बाद में ये जो चर्च हुआ करते थे इनको मस्जिदों में बदल दिया गया। लेकिन जब वहां पे एक रिपब्लिक, एक गणराज्य आया तुर्की में, तो इन्हें एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। मैं आपको, अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इस इवेंट में बहुत सारी दिलचस्पी है, तो एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है ऑटोमन एम्पायर करके, आप वो जरूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो सल्तन महमूद टू और कॉन्स्टेंटिनोपोल जो 11वें थे उनके बीच में युद्ध हुआ, और इससे एक हया सोफिया और ये जो चीजें हो रही है तुर्की के इतिहास में क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए, तो हमारी जो दूसरा आज का न्यूज है वो ये है कि केरला में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल बनने वाला है। उसका नाम है थुम्बी महोत्सव 2020। ठीक है, ये सोसाइटी ऑफ ऑर्डिनेट स्टडीज, ये ऐसी सोसाइटी है जो ड्रैगन फ्लाइज और उससे जुड़े हुए जो एक ऐसे इंसेक्ट्स जो उड़ सकते हैं उनके बारे में स्टडी करता है। तो उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का, उनके बारे में और समाज को जागरूक करने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। इनका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है पेंटेलू, जिन्हें हम आधिकारिक शुभंकर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा तीसरा आज का न्यूज है वो प्रोजेक्ट लाइट स्पीड के बारे में है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इस दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो यूएस की एक जो फार्मा कंपनी है फीजर, और जर्मनी की बायो एनटेक जो है, इन्होंने 4 वैक्सीन जो कैंडिडेट्स है कोविड-19 के लिए उसका टेस्टिंग चल रहा है। वो जो कैंडिडेट्स है वो BNT162B1 और BNT162B2, ये अपने फेज 1/2 में अभी चल रहे हैं। तो आगे देखना चाहिए कि किस तरीके से आगे और बढ़ते हैं और ये कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी के साथ में आज का न्यूज एनालिसिस ही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।